नमस्कार साथियों, सक्सेसर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत। इससे पहले हम 2 यूनिट के सभी वीडियोस कंप्लीट करके तीसरे यूनिट में एक टॉपिक हम पढ़ चुके थे। ये दूसरा टॉपिक है उपलब्धि परीक्षण का निर्माण। इसलिए जो नए साथी हैं वो पूर्व वाले वीडियो भी ज़रूर देखें। मात्र 15, 16, 17 वीडियो में रीट के सिलेबस में जो 3 यूनिट में 3 इकाइयों में बटा हुआ शिक्षण विधियों का जो मैटर है उसको हम समेटते हुए दूसरा टॉपिक उपलब्धि परीक्षण। उपलब्धि परीक्षण से तात्पर्य, क्योंकि यहाँ 2 शब्द है, नंबर 1 उपलब्धि और नंबर 2 परीक्षण। परीक्षण का जो अर्थ है वो सभी जानते हैं। उपलब्धि जो अचीवमेंट होता है, लेकिन किस तरह की उपलब्धि कि उपलब्धि परीक्षण से तात्पर्य किसी बालक ने अध्यापक के द्वारा प्रदत्त ज्ञान को कितना अर्जित किया है, वही उसकी उपलब्धि है। उसके लिए लिया जाने वाला परीक्षण उपलब्धि परीक्षण कहलाता है। तो कोई बालक कितना सीखा है उसके लिए जो टेस्ट लिया जाता है वो उपलब्धि परीक्षण है। उपलब्धि परीक्षण स्कूल से विषय संबंधी अर्जित ज्ञान का परीक्षण है। इस परीक्षण से शिक्षक यह ज्ञात कर सकता है कि विद्यार्थी ने कितनी उन्नति की है, विद्यार्थी ने किस सीमा तक विषय संबंधित ज्ञान प्राप्त किया है। इस बात को समझते हुए आगे बढ़ें। उपलब्धि परीक्षण के उद्देश्य क्या हैं? बालकों की लिखने पढ़ने की समान कुशलताओं में श्रेष्ठता और गति का निर्धारण करना। अर्थात बालक जब एक क्लास में 30 स्टूडेंट हैं, लिखने पढ़ने की समान उनकी कुशलताएं और उनके अंदर कौन श्रेष्ठ है, किसकी गति अधिक है, किसकी कम है, इस तरह से। तो परीक्षण, अभिरुचि परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण, व्यक्तित्व परीक्षण, ये आदि उनके लिए परीक्षण आयोजित होते हैं। अप्रमापीकृत, देखें इसके नीचे प्रमापीकृत आएगा, ये यहाँ नंबर 2 नहीं होकर के 1 नंबर होना चाहिए था, लेकिन ये यहाँ केवल इसे समझें कि अप्रमापीकृत परीक्षण क्या होता है। वह परीक्षण जिसका चयन अवसर की अनुरूपता व समस्या के अनुरूप किया जाता है। किसके अनुरूप? अवसर की अनुरूपता और समस्या। जब कोई समस्या आती है तब इसका परीक्षण किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। इसमें किसी प्रकार के कोई मानक निर्धारित नहीं किए जाते, अतः इनमें विश्वसनीयता कम होती है। अब देखो ये मानक क्या होता है और क्या नहीं होता है। आगे वाले स्लाइड को लाने से पहले मैं आपको ये बात समझाना चाहूँगा। सपोज करो आप किसी क्लास में कोई टॉपिक पढ़ा रहे हैं, आप समास टॉपिक पढ़ा रहे हैं, और वो समास में बच्चे कितना सीखे। जो ही आपने समास कंप्लीट किया, आपके दिमाग में इस तरह से आया कि क्यों नहीं इनका एक टेस्ट लिया जाए। आपने समास के 20 प्रश्नों का एक टेस्ट पेपर बनाया, या हो सकता है आप मौखिक खड़े कर करके बच्चों से पूछ रहे हैं, या आप लिखित में उनसे कोई टेस्ट पेपर जो 20 प्रश्नों का है और आपने टेस्ट लिया। ये आपके व्यक्तिगत बनाए हुए पेपर के आधार पर था। आपने जैसा पढ़ाया उसके अकॉर्डिंग आप ले रहे हो। यदि कोई दूसरा टीचर लेता तो हो सकता है अंकन में थोड़ा अंतर आ जाए, इसीलिए तो ये विश्वसनीय कम होता है। तो आप जो टेस्ट ले रहे हो वो अप्रमापीकृत टेस्ट है। प्रमापीकृत कौन सा होगा? जब उनके हाफ ईयरली एग्ज़ाम होगा तब पूरे एक डिस्ट्रिक्ट का एक पेपर होगा, या पूरे स्टेट में समान पेपर होगा। जो शिक्षाविद हैं, जो पेपर को बनाने वाले जो लोग हैं, एक्सपर्ट्स हैं, वो पेपर बनाएंगे, टेस्ट होगा। सभी विद्यालयों के अन्य छात्रों से आप तुलना करेंगे अपने विद्यार्थियों की, वो होता है प्रमापीकृत। प्रमापीकृत क्या होता है? इनका क्षेत्र संपूर्ण राज्य या देश तक विस्तृत होता है। इनका प्रयोग असीमित होता है। जबकि अभी मैंने बताया था अध्यापक जो टेस्ट लेता है वो एक कक्षा, एक विद्यालय, ये उसका क्षेत्र होता है। जबकि यहाँ संपूर्ण राज्य, संपूर्ण देश, इसका प्रयोग असीमित होता है, उसका सीमित होता है। समूह या व्यक्तियों के ज्ञान उपार्जन की तुलना करने के लिए उपयोगी होते हैं, जबकि वो समूह के लिए नहीं, वो किसी एक स्टूडेंट के लिए या एक क्लास के एक छोटे समूह के लिए ये अधिक विश्वसनीयता वैध होते हैं। इसके पदों का विश्लेषण प्रयोग के पूर्व किया जाता है। उनका इस तरह से विश्लेषण किया जाता है कि हम जो पेपर दे रहे हैं वो पाठ्यक्रम के अकॉर्डिंग है या नहीं है। उसमें सभी जो पाठ्यक्रम में समाहित बिंदु हैं उनको थोड़ा थोड़ा उनसे रिलेटेड सारे प्रश्न है या नहीं है।
तो उसमें एक निश्चित वो फॉर्मेट होता है। यह विशेषज्ञों द्वारा निर्मित होते हैं। विभिन्न विद्यालयों विभिन्न विद्यालयों तथा कक्षाओं की तुलना करने में ये उपयोगी होते हैं। इनका विस्तृत क्षेत्र कौशल एवं ज्ञान तक होता है। ये अभी हम जो पढ़ रहे हैं प्रमापीकृत, इसको आप यूँ समझे जैसे ये हाफ ईयरली या ईयरली एग्जाम है, बोर्ड का एग्जाम है, तो ये उसकी बात चल रही है। तो इनका विस्तृत क्षेत्र कौशल एवं ज्ञान तक होता है। किसी विशिष्ट समयावधि में छात्र को प्रगति का अध्ययन करने के लिए ये उपयोगी होता है कि एक वर्ष भर में कितना उसने अर्जित किया है। सारांश, राजस्थान के सभी विद्यार्थियों के लिए लिया जाने वाला बोर्ड पेपर जो संपूर्ण पाठ्यक्रम से बिंदुवार विभाजित किया हुआ रहता है, जिसे उच्च स्तरीय शिक्षाविद मिलकर प्रश्न पत्र तैयार करते हैं, वो होता है प्रमापीकृत। वापस देखें अप्रमापीकृत परीक्षण। इनका क्षेत्र कक्षा विशेष तक ही सीमित होता है। इनका प्रयोग सीमित होता है। शिक्षा की विशिष्ट इकाई से, जैसा मैंने अभी आपको बताया था, समास टॉपिक से या संधि टॉपिक से या किसी एक पाठ से संबंधित छात्र द्वारा उपार्जन के बारे में जानने के लिए उपयोगी होते हैं कि छात्रों ने कितना उपार्जित किया है। ये शिक्षार्थियों का मार्गदर्शन करना इसका उद्देश्य होता है। जबकि प्रमापीकृत में क्या होता है, वहाँ रिजल्ट, परिणाम, वहाँ सीधा मूल्यांकन, एक तरह से निर्णय कि ये बच्चा कितना योग्य है। लेकिन यहाँ कि आप समास टॉपिक में कितना पारंगत हुए हैं, आपको फिर से उससे पढ़ने की, दोहराने की आवश्यकता है या अगले बिंदु पर जाने की आवश्यकता है। अध्यापक द्वारा कराई गई शिक्षण की प्रभावशीलता का पता करना, अध्यापक के द्वारा करवाया गया जो शिक्षण है वो कितना प्रभावशाली रहा। विद्यार्थियों को विभिन्न क्षेत्र में कराए गए अभ्यास कार्य के परिणामों का पता लगाना, विद्यार्थियों को सीखने के लिए प्रोत्साहन देना और शिक्षण विधियों की उपयुक्तता की जांच करना। तो ये इस तरह से ये प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए होता है। जबकि वहाँ फाइनल जो एग्ज़ाम होता है वो प्रोत्साहन बढ़ाने के लिए नहीं, वहाँ तो आप पास हो आप फेल हो। लेकिन ये जो टेस्ट इसलिए होता है, जिस तरह से आप महसूस करें जब आप कोचिंग में जाते हैं या कहीं पढ़ते हैं, तो आप चाहते हैं कि हमारे लिए टेस्ट आयोजित हो, फिर उसमें हमारी रैंक बताई जाए, जिससे हमें एक प्रोत्साहन मिले। तो ये अंतर होता है प्रमापीकृत और अप्रमापीकृत में। उपलब्धि परीक्षण के प्रकार, यही नंबर 1 प्रमापीकृत, नंबर 2 अप्रमापीकृत। वह परीक्षण जिसका निर्माण वैज्ञानिक सिद्धांत के आधार पर किया जाता है, तकनीक आधारित होने के कारण यह परीक्षण अधिक विश्वसनीय तथा निष्पक्ष होता है। विद्यालयों में लिए जाने वाले पर परख प्रमापीकृत परीक्षण कहलाते हैं। जैसे बुद्धि परीक्षण, रुचि परीक्षण। इसमें आप ये देखिए ये विश्वसनीय वाला मसला क्या है। अगर एक टीचर जिसने समास पढ़ाए और वो कॉपी जांच रहा है, टेस्ट लिया उसने, तो अपने हर क्लास के हर बच्चे से वो परिचित है। इसलिए जो इंटेलिजेंट स्टूडेंट होता है उसे पहले से पता होता है ये इंटेलिजेंट है। तो ज़्यादा अच्छा न होने के बावजूद भी हो सकता है वहाँ वो लूज मार्किंग करे, जबकि जो मंदबुद्धि बालक है जिसका उसे पहले से पता है, उसने काम ठीक ठाक किया है, फिर भी इस तरह से होता है कि ये जो है हो सकता है इसने नकल कर ली हो, वहाँ वो उसे नंबर कम, अपने आप जो है नंबर कम दिए जाते हैं। तो ये कम विश्वसनीय विधि, इसके पदों का विश्लेषण प्रयोग के बाद किया जाता है, अध्यापक द्वारा निर्मित होते हैं। छात्रों का उनके ज्ञानार्जन के आधार पर श्रेणीकरण करने में सहायक होते हैं। इनका क्षेत्र किसी अध्याय तक होता है और किसी भी समय छात्र के अधिगम का मूल्यांकन करने में सहायक होता है। सारांश, केवल संधि प्रकरण में विद्यार्थियों ने कितनी उपलब्धि अर्जित की है पता करने तो अध्यापक स्वयं प्रश्न पत्र बनाकर अपनी कक्षा के लिए एक परीक्षण का आयोजन करता है। तो ये जो है वो अप्रमापीकृत परीक्षण होता है। यहाँ मुझे लग रहा है जैसे ऊपर जो है इसमें प्रमापीकृत लिखा हुआ, ये देखें ये थोड़ा गलत हो गया, अप्रमापीकृत। वापस देखें, अप्रमापीकृत और प्रमापीकृत में हमने जैसा पढ़ा था, ये होता है अप्रमापीकृत जिसका सीमित होता है, जो विशिष्ट इकाई के लिए होता है, किसी एक पाठ के लिए होता है, जिसमें अध्यापक द्वारा करवाई गई जो शिक्षण की प्रभावशीलता उसका पता लगाने के लिए होता है। तो ये होता है अप्रमापीकृत। तो ये अप्रमापीकृत है, इसमें प्रमापीकृत गलत छप गया।
तो ये कम विश्वसनीय है। इसके पदों का विश्लेषण प्रयोग के बाद किया जाता है। अध्यापक द्वारा निर्मित होते हैं। छात्रों का उनके ज्ञानार्जन के आधार पर श्रेणीकरण करने में सहायक होते हैं। इनका क्षेत्र किसी अध्याय तक होता है। किसी भी समय छात्र के अधिगम का मूल्यांकन करने में ये सहायक होता है। नेक्स्ट, केवल संधि परीक्षण, ये हम देख चुके हैं। केवल संधि प्रकरण के विद्यार्थियों ने कितनी उपलब्धि अर्जित की है, ये पता करने के लिए अध्यापक स्वयं प्रश्न पत्र बनाकर अपनी कक्षा के लिए एक परीक्षण का आयोजन करता है। उपलब्धि परीक्षण के उपयोग, विद्यार्थियों का वर्गीकरण कि कौन मंदबुद्धि है, कौन औसत है, कौन इनमें जो है प्रतिभाशाली है। शैक्षिक निर्देशन देने के लिए, विद्यार्थियों की कठिनाइयों का निदान यानी पता लगाने के लिए कि क्या कठिनाइयाँ हैं। विद्यार्थियों की प्रेरणा, उनको प्रेरित करने के लिए। परीक्षा परिणामों के आधार पर क्रम निर्धारण या श्रेणी विभाजन तथा कक्षा उन्नति करना। उपचारात्मक शिक्षण प्रदान करना, शिक्षण व शिक्षण विधि में सुधार करना। यदि कहीं पर कमी लग रही है तो वो भी टेस्ट लेने से पता लगता है। शिक्षक निर्मित उपलब्धि परीक्षण के 6 चरण। ये 6 चरण क्या है? नंबर 1, अनुदेशनात्मक या शैक्षिक उद्देश्यों की पहचान, जिसके अंदर शैक्षिक उद्देश्य क्या होते हैं? ज्ञान, ये अवरोध नहीं होकर के अवबोध, यहाँ क्या होना चाहिए? अवबोध, यानी जो समझ पर आधारित होता है। ये कंठस्थ करने पर होता है ज्ञान, ये अवबोध। ज्ञानोपयोग, कौशल, अभिरुचि, अभिवृत्ति। यहाँ देखें ये केवल 4 ही इसमें लिखे हैं, 2 और होने चाहिए, अभिरुचि व अभिवृत्ति। शैक्षिक उद्देश्य इस तरह हो जिनका अंक विभाजन भी निम्नानुसार हो। वेरी इंपॉर्टेंट है ये। ज्ञान, अवबोध, ज्ञानोपयोग और कौशल। यहाँ अभिरुचि और अभिवृत्ति इसलिए नहीं लिखा हुआ है क्योंकि इनके लिए अलग तरह के टेस्ट होते हैं। लिखित परीक्षा या पेपर में इस तरह के प्रश्न नहीं दिए जाते हैं। ज्ञान से संबंधित 32%। मानो यदि 100 प्रश्न हैं किसी भी पेपर में तो 32% यानी 32 नंबर के जो प्रश्न हैं वो ज्ञान से संबंधित होने चाहिए, जो कंठस्थ है। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ, ये चीज़ कब हुई, उसमें 1 लीटर में ये कितने जो है वो मिलीलीटर ये तत्व होता है, या फिर रेत का पीएच मान, मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। इस तरह के जो फैक्ट जिनको बोलते हैं, जिनको केवल याद करने से संबंधित होते हैं। अवबोध जो समझ पर आधारित होते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध क्यों हुआ, इसके क्या परिणाम निकले थे। ज्ञानोपयोग, जो अपने ज्ञान का भावी जीवन में उपयोग, यदि आप उसके स्थान पर होते तो क्या करते, इस तरह के प्रश्न। कौशल, जहाँ चित्र बनाना, मॉडल बनाना इत्यादि से संबंधित जो प्रश्न होते हैं। तो ये 32, ये 28%, ये 20% और ये 20%, इस तरह से इनका क्लासिफिकेशन होना चाहिए। नंबर 2, स्वरूप या प्रारूप बनाना, दूसरा चरण। उसके बाद में आपको करना क्या है, एक टीचर क्या करता है, प्रारूप से तात्पर्य उद्देश्य, विषय वस्तु, प्रश्नों के प्रकार व कठिनाई का स्तर के आधार पर प्रश्न पत्र तैयार किया जाए। आपके ज्ञान के आपको इतने प्रतिशत देने हैं, कौशल के इतने प्रतिशत, अवबोध के इतने प्रतिशत, लेकिन प्रश्न बनाते समय प्रश्नों की कठिनाई का स्तर कैसा होना चाहिए। तो उद्देश्य इसका क्या होता है, इसमें ज्ञान, बोध, ज्ञानोपयोग और कौशल समाहित हो, अर्थात स्मरण रखने, समझने, ज्ञान का भावी उपयोग करने व चित्र मॉडल बना सकने संबंधित प्रश्न शामिल हो, जो बच्चों के स्तर के अनुसार हो, उनकी योग्यता के स्तर। विषय, विषय वस्तु में संधि, उपसर्ग, प्रत्यय, कारक, संज्ञा, सर्वनाम आदि सभी बिंदु शामिल हो। ऐसा नहीं हो कि केवल 2 बिंदु शामिल कर दिए। प्रश्नों के प्रकार, इससे तात्पर्य वस्तुनिष्ठ, अति लघुत्रात्मक, लघुत्रात्मक, निबंधात्मक, सभी तरह के प्रश्नों का समावेश प्रश्न पत्र में हो। कठिनाई का स्तर, नंबर 4, से तात्पर्य सरल, औसत और कठिन स्तर के प्रश्न शामिल हो। इससे पहले हमने पढ़ा था स्तर, उस स्तर का मतलब है बच्चों की योग्यता के अनुसार। इसका मतलब है यहाँ आपको सरल भी देने हैं, औसत भी देने हैं और कठिन स्तर के प्रश्न भी शामिल करने हैं। ब्लूप्रिंट बनाना, ब्लूप्रिंट एक त्रिआयामी चार्ट है जिसमें उद्देश्य, विषय वस्तु व प्रश्नों के प्रकार के आधार पर प्रश्न पत्र की संपूर्ण रूपरेखा बनाई जाती है। बीएड या एसटीसी के दौरान आपने ब्लूप्रिंट बनाया होगा, जहां उद्देश्य का मतलब है ज्ञान से संबंधित। मैं एक एग्जाम्पल देकर के समझा रहा हूँ। 32 प्रश्न या 32 अंक के जो प्रश्न है वो होने चाहिए।
उसमें से लघुत्रात्मक कितने, अति लघुत्रात्मक कितने। लघुत्रात्मक मान लो आपने ये 6 प्रश्न ले लिए, अति लघुत्रात्मक आपने 4 ले लिए, निबंधात्मक आपने 2 ले लिए। इस तरह से कुल 32 होने चाहिए। 2 बातें तो ये हो गई, एक तो हो गया उद्देश्य, एक प्रश्नों के प्रकार। ये जैसे लिखा हुआ है जिसमें उद्देश्य, प्रश्नों के प्रकार। एक रह गई विषय वस्तु। विषय वस्तु का मतलब आपको संधि में से 8 प्रश्न देने हैं, समास में से 4 देने हैं, उपसर्ग में से 4 देने हैं। तो यहाँ आपने लघुत्रात्मक या अति लघुत्रात्मक के रूप में संधि में से एक एक प्रश्न ले लिए, तो 4 प्रश्न तो आप दे चुके। अब आप 4 प्रश्न और दे सकते हैं। ये हो गई विषय वस्तु। तो इस आधार पर ब्लूप्रिंट तैयार होता है, प्रश्नों का निर्माण। फिर अध्यापक क्या करता है, अगला चरण, क्योंकि हमने पढ़े थे उपलब्धि परीक्षण के 6 चरण होते हैं। चौथा चरण फिर वो प्रश्नों का निर्माण करता है। फिर नंबर 5 अंकन योजना तैयार करता है। परिणाम निर्धारित करने में अथवा निर्णय संबंधी असंगति को दूर करने, निर्णय में वस्तुनिष्ठता सुनिश्चित करना तथा संभावित उत्तर संचित करते हुए उत्तर तालिका का निर्माण करना। पहले से वो आंसर की तैयार करके, जिसे हम आंसर की कहते हैं, ये काम वो 5वें नंबर पर करेगा। इसके पश्चात वो प्रश्नवार विश्लेषण करेगा, यानी व्याख्या सहित आंसर की तैयार करना। कुछ प्रश्न ऐसे होते हैं जहाँ व्याख्या सहित उत्तरों को तैयार करके उसे रखना होता है। ये होता है उपलब्धि परीक्षण के सोपान या चरण। कुछ प्रश्नों पर हम चर्चा कर लेते हैं। कौन कौन से प्रश्न। आजकल इस बात पर अधिक जोर दिया जाता है कि छात्रों में विषय वस्तु को रटने की प्रवृत्ति को कम करने के लिए प्रश्नों का निर्माण किया जाए। किस प्रकार के प्रश्नों से बालकों में रटने की प्रवृत्ति को बढ़ावा मिलता है। ऐसे प्रश्न जिनसे बालकों को रटने की प्रवृत्ति उनकी बढ़ती है। तो ऐसे प्रश्न होते हैं वस्तुनिष्ठ, जहाँ प्रत्येक हर पंक्ति को उनको रटते हुए उन्हें याद करना पड़ता है। नेक्स्ट, हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण है। वापस प्रश्न को समझें। हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न पद्धति की आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। छात्रों को अंक देना सरल हो या अधिक विश्वसनीय होता है, या छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, या इससे छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर प्राप्त होता है, या छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है। हिंदी विषय के मूल्यांकन हेतु वस्तुनिष्ठ प्रश्न की पद्धति का आवश्यकता का मुख्य कारण क्या है। तो देखो, इसमें जो ऑप्शन है कि छात्रों की लेखन शैली एवं भाषा शैली की पूर्ण जानकारी प्राप्त हो जाती है, तो गलत है। वो तो केवल एबे सदे पर टिक लगा रहे हैं। छात्रों को मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर नहीं होता है। मौलिक अभिव्यक्ति का पूर्ण अवसर निबंध में होता है। भाषा शैली, लेखन शैली भी आप निबंधात्मक जो प्रश्न होते हैं उनमें देख सकते हो। छात्रों को संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन नहीं करना पड़ता, ये भी गलत है। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होता है तो संपूर्ण पाठ्यक्रम का अध्ययन करना पड़ता है। हर एक लाइन उनके लिए इम्पोर्टेंट है। छात्रों को अंक देना सरलता अधिक विश्वसनीय होता है, इसलिए। तो इसमें उत्तर होगा ए। नेक्स्ट, उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। जो उपचारात्मक शिक्षण होता है जहाँ किसी कारण का पता करके उसका इलाज कर देना, उससे दूर कर देना। तो उपचारात्मक शिक्षण किस प्रकार का कार्य है। उपचारात्मक न तो नकारात्मक है न आदेशात्मक है। ये सैद्धांतिक भी नहीं है, अनुदेशनात्मक है, जहाँ बालक को अध्यापक उसके कारण का पता लगा करके उसका मार्गदर्शन करेगा। नेक्स्ट, भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है। ये उपागम का अर्थ क्या होता है, इससे पूर्व हम पढ़ चुके हैं। उपागम का शाब्दिक अर्थ है एक तरह से साधन। तो भाषा शिक्षण का निर्माणकारी उपागम इस बात पर बल देता है कि बच्चों को भाषाई नियम कंठस्थ करवाए जाए। कंठस्थ करवाना नहीं होता। बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। व्याकरण के नियम जानना ही शुद्ध भाषा प्रयोग का एकमात्र आधार है, एकमात्र आधार नहीं है। समाज में व्याप्त भाषाई व्यवहार का अवलोकन करते हुए बच्चे स्वयं ही नियम बना लेते हैं, जी नहीं। निर्माणकारी उपागम के लिए बच्चों की भाषागत शुद्धता पर विशेष बल देना चाहिए। तो ये इसमें उत्तर होगा कि बच्चों की भाषागत शुद्धता पर, बच्चे शुद्ध भाषा को बोलें, लिखें और उसका प्रयोग करें। मूल्यांकन के कितने प्रकार होते हैं, तो मूल्यांकन के 3 प्रकार होते हैं, लिखित, मौखिक और साक्षात्कार।
आप लिखित टेस्ट ले सकते हैं, मौखिक प्रश्न पूछ सकते हैं या उसका इंटरव्यू लेकर के उसके बारे में जान सकते हैं। मूल्यांकन का संबंध किससे होता है? अभिगमन से। मूल्यांकन का शाब्दिक अर्थ होता है, क्योंकि मूल्यांकन का अर्थ होता है निर्णय देना। अभिगमन श्रेष्ठता से, श्रेष्ठता पूर्वक गमन करना। एक बच्चा किस दिशा में जा रहा है और उसकी जो दिशा जब श्रेष्ठ बनती है वो मूल्यांकन है, उसे किस तरह से श्रेष्ठ बनाया जाए। मूल्यांकन का क्षेत्र कैसा होता है? तो निश्चित बात है मूल्यांकन का क्षेत्र व्यापक होता है, केवल एक विषय में या केवल पढ़ाई में नहीं, वो संगीत में, खेलकूद में, उसका व्यक्तित्व कैसा है वो होता है मूल्यांकन। मापन की कोई दो विशेषताएं। मापन एक तो वस्तुनिष्ठ होता है, मापन वैध होता है, मापन परिमाणात्मक होता है, मात्रात्मक होता है, संख्यात्मक होता है, 10 में से 8 नंबर देना, तो वो होता है मापन की एक विशेषता। अब आप यहाँ ये इस तरह से अर्थ नहीं लगाएं कि वस्तुनिष्ठ ही होता है क्या साहब, मापन जो है वो बिना वस्तुनिष्ठ नहीं हो सकता क्या? बिल्कुल हो सकता है, लेकिन वस्तुनिष्ठ भी हो सकता है। इसका मतलब जो वस्तुनिष्ठ भी उसका एक उसका गुण है, विशेषता है। उद्देश्य केंद्रित शिक्षा किसका लक्ष्य है? मूल्यांकन का। अर्थात मूल्यांकन जो होता है वो उद्देश्य केंद्रित शिक्षा होती है। मापन द्वारा किन बातों की जांच की जाती है? मापन के माध्यम से बच्चे की रुचि, उसकी प्रकृति, चिंतन, कल्पना, प्रवृत्ति, इन सब का पता लगाया जा सकता है। तो अगर कई बार प्रश्न आ जाए मापन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन संगत है, असंगत है, उसकी रुचि का पता लगाने, प्रकृति, चिंतन, कल्पना, प्रवृत्ति सभी ये सही है। किसी गुण या विशेषता को गणितीय इकाई में व्यक्त करना क्या कहलाता है? यही तो मापन है। किसी का गुण या विशेषता, किसी बच्चे की खेल में उसके कितने नंबर दे रहे हो आप? 10 में से 9, ये मापन हो गया। हिंदी में कितने हैं? 10 में से 7। अंग्रेजी में कितने हैं? 10 में से 10। वो चित्रकारी में कैसा है? चित्रकारी में से उसके 10 में से 10 नंबर है, तो यही तो उसका मापन हुआ। मूल्यांकन प्रक्रिया के कितने अंग होते हैं? तो मूल्यांकन प्रक्रिया के 3 अंग होते हैं, जो अभी हमने पढ़े थे। निबंधात्मक प्रश्नों के अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। 40%। निबंधात्मक प्रश्न 40% होने चाहिए। वस्तुनिष्ठ प्रश्न कितने प्रकार के होते हैं? तो ध्यान रखें, अगर 4 और 5 दोनों ऑप्शन में है तो उत्तर होगा 5। 5 यदि ऑप्शन में नहीं है तो उत्तर होगा 4। इनको भी हम पूर्व में पढ़ चुके हैं। दैनिक मूल्यांकन लाभदायक होता है, तो ये इसलिए होता है क्योंकि बालकों की तात्कालिक शैक्षिक स्थिति का पता लगाने में, तत्काल अभी उसकी क्या स्थिति है। परसों हो सकता है वो उसको 20 तक पहाड़े आ रहे थे, लेकिन आज तो उसे 15 तक ही याद है। ये उसके दैनिक मूल्यांकन से पता लगेगा। मापन के कोई 2 कार्य बतलाइए। ये निर्देशन एवं परामर्श के लिए मापन किया जाता है, ताकि अध्यापक उसे परामर्श दे सके, उसका निर्देशन कर सके कि इस टेस्ट में उसके नंबर कम आए हैं या अधिक आए हैं, तो उसे अब क्या करना चाहिए। किस परीक्षण में छात्र को सत्य एवं असत्य में उत्तर देना पड़ता है? तो ये सत्यासत्य परीक्षण कहलाता है, जिसमें हाँ अथवा ना, सत्य अथवा असत्य, इस तरह के उत्तर देने होते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न होने चाहिए 20 अंक के। ऑब्जेक्टिव जो प्रश्न होते हैं किसी टेस्ट पेपर में, वो 20 अंक के होने चाहिए। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या होनी चाहिए 5। निबंधात्मक प्रश्नों की संख्या 5 होनी चाहिए। और इससे पहले देखें, निबंधात्मक प्रश्नों का अंकों का प्रतिशत कितना होना चाहिए? 40। 5 का मतलब है यदि आप 30 प्रश्न दे रहे हो और आप कुल 100 नंबर का टेस्ट ले रहे हो, तो निबंधात्मक देने तो 5 ही है, लेकिन 40% यानी कितने नंबर के होने चाहिए? 12 नंबर के, सॉरी 40 नंबर के। 100 नंबर का टेस्ट है तो 40 नंबर के, 40% का मतलब है 40 नंबर के। 100 का यदि टेस्ट है, पूर्णांक यदि 100 है, अब 5 प्रश्न आपको देने हैं, तो आप प्रत्येक के लिए 8 नंबर निर्धारित करें। तो ये इस तरह से 40 नंबर के हो जाएंगे और प्रश्नों की संख्या 5। अध्यापक निर्मित परीक्षण की विशेषता है, ये मानक नहीं होता है, क्योंकि ये कौन सा होता है? ये अप्रमापीकृत होता है। मूल्यांकन के क्रियात्मक पक्ष में सम्मिलित है। क्रियात्मक पक्ष आप ये तब देख पाओगे कि एक बालक ने कितने बेहतरीन ढंग से समायोजन किया है वातावरण के साथ, अपने अन्य साथियों के साथ, ये उसका क्रियात्मक पक्ष है। तो मित्रों, इस तरह से जो नए साथी हैं सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को शेयर करें
अपने सुझाव अवश्य दें। पिछले वीडियो जिन लोगों ने देखे हैं उनको काफ़ी बेहतर तरीके से समझ आया होगा। कई लोग जो है वो टालू प्रवृत्ति के होते हैं, वो ये सोच करके कि इस चलो बाद में देख लेंगे, और फिर वो कभी नहीं देख पाते हैं। मात्र 16-17 वीडियो में संपूर्ण 3 इकाइयों को समाविष्ट, और मैं बहुत थोड़ा सा तीव्र गति से, द्रुत गति से, ताकि आप लोगों का अतिरिक्त समय जो अनावश्यक समय है वो जाया न हो। धन्यवाद।